Hello everyone, in this video we will do class 10th maths NCERT exercise 7.2 introduction। तो 7.2 के इंट्रोडक्शन में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है सेक्शन फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। अब जो सेक्शन फॉर्मूला है वो किस लिए यूज होता है या फिर हम इसको कैसे डिराइव करते हैं वो देखेंगे। देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, हमने किया था दो पॉइंट्स है, मान लो x और y, हमने इनके बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा था। किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कहाँ आता है? अगर हमें इन दोनों के बीच में कोई एक और पॉइंट दे रखा है, हम लेट कर लेते हैं z पॉइंट, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, x और y कोऑर्डिनेट्स मान लेती है, और x और y ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं। मान लो x के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, y के हैं 7, 8, ऐसे ही। अब और क्या पता है हमें इसमें, z जो इन दो को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि देखो z x और y के बीच में लाई कर रहा है, यानी ये इनको डिवाइड कर रहा है, इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है z पॉइंट। तो हमें क्या पता होना चाहिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कि एक तो होता है कि बीच में सेंटर में से डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये सेंटर में से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, हाफ हाफ यानी कि 1:1 में। अगर ये कह देता है कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यानी हमें रेशियो पता होनी चाहिए, साथ में हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए x और y के। तो हम क्या निकाल सकते हैं, z के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो हमने यहाँ पे कोमा क्यों लगाया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमें क्या निकालने होते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, x और y। तो अगर हम x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो किसकी है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, x की वैल्यू, और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कोमा लगाया क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब सेक्शन फॉर्मूला की डेरिवेशन क्या है, कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया वो कैसे आया और इसको किस तरीके से यूज करना है, तो उसके लिए इसकी डेरिवेशन करेंगे। लेकिन डेरिवेशन से पहले आपको 6 चैप्टर पता होना चाहिए, क्योंकि इसके डेरिवेशन में जो फॉर्मूला या फिर जो हम थ्योरम यूज करेंगे वो 6 चैप्टर में है। तो अगर आपने 6 चैप्टर कर लिया है तो आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगी कि हम कैसे डेरिवेशन कर रहे हैं। अदरवाइज आप 6 चैप्टर करने के बाद भी इसको देख सकते हो। तो हम करते हैं इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से क्या बनाएंगे, ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में किए थे। कैसे करने हैं, अब देखो हमारे पास कैसे गिवन होंगे, कोई भी दो पॉइंट्स गिवन होंगे, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इनके बीच में हमें क्या गिवन होगा, एक थर्ड पॉइंट गिवन होगा, यहाँ मान लेते हैं हम पॉइंट P, और हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स तो पता होंगे और हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स। तो A के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x1 y1, क्योंकि हम डेरिवेशन कर ले इससे हम वैल्यू नहीं लेंगे, x1 y1, और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x और y, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था, क्या किया था, पहले हमने क्या ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर्स। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ भी परपेंडिकुलर और सेम यहाँ भी परपेंडिकुलर। इनको नेम दे देते हैं C, D, E। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होगा और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
क्योंकि हम ऑलरेडी क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल ही होगा। ठीक, इनको भी नेम दे दो, इनको नेम देंगे हम एस टी दे दिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। तो हमें रेशियो भी पता होनी चाहिए कि ये पी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो हम लेट कर लेते हैं m1 और ये जो m1 m2, यानी कि रेशियो क्या है हमारी, m1 रेशियो m2। ठीक है, ये हमारी रेशियो है। हमें क्या फाइंड करना है अब, x और y। तो पहले हमें वैल्यूज चाहिए साइड की। साइड की वैल्यूज निकालने से पहले एक आप काम करो, देखो ये कौन सी ट्रायंगल है हमारी, PAS, और ये ट्रायंगल BPT। तो देखो इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल BPT, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, S एंड T, एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल T दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन 90 डिग्री है, यानी कि मैंने क्या कहा था कि ये पैरेलल भी है, पैरेलल है, पैरेलल है तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल BPT इज इक्वल्स टू एंगल PAS, किस लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, जब हमारे पास दो एंगल्स इक्वल आ जाते हैं दो ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। ये जो सिमिलैरिटी वाली केसेस हैं ये आप पढ़ोगे चैप्टर 6 के अंदर, तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पहले चैप्टर 6 पता आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रायंगल BPT सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PAS के, ये सिमिलर का साइन है। ठीक है, अब जब भी कोई भी ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो वहां पे क्या होता है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का क्या मतलब है कि AP अपॉन BP, देखो AP के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड आ रही है, BP, तो AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AS PT, AS अपॉन PT दैट इज इक्वल टू PS अपॉन BT। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है जब भी कोई दो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो बस हमें क्या चाहिए था, हमें ये इक्वेशन ही बनानी थी। हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में भी हमने किया था, यहाँ से ये ओरिजिन से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना है, A पॉइंट देखो x1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A पॉइंट है और A पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट देखना हमने, x एक्सिस वाला। और यहाँ से लेकर D तक कितना डिस्टेंस है, D तक देखने के लिए क्या देखेंगे, P को, और P का x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x, यानी ये डिस्टेंस पूरा कितना है, x, ये डिस्टेंस x1, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x माइनस x1, तो ये हो गया x माइनस x1, ये डिस्टेंस। ठीक है, जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस, तो यानी हमें किसकी वैल्यू मिल गई, AS की वैल्यू मिल गई। AS की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x माइनस x1। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे DE की वैल्यू, क्योंकि हमने ये दो ट्रायंगल ली है तो हमारे पास ये साइड भी है तो हमारे पास ये साइड भी तो होनी चाहिए। अच्छा, ये निकालने के लिए देखो, ये जो पूरी E तक का डिस्टेंस है, E तक का डिस्टेंस वो कितना है, B पॉइंट पे देखो x एक्सिस का पॉइंट है x2, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, पूरा x2। तो यानी अगर हमें DE की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x, x2 माइनस x, ये किसकी वैल्यू, DE की, और जितनी DE की वैल्यू उतनी ही PT की वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा PT इज इक्वल्स टू
x2 माइनस x, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। और देखो बीपी, क्योंकि हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू चाहिए, तो ये दो ट्रायंगल की साइड तो आ गई। एपी साइड हमारे पास ऑलरेडी है m1 और पीबी साइड है m2, क्योंकि हमने जो रेशियो ली है। अब साइड चाहिए हमें पीएस और बीटी, ये कैसे निकालेंगे? सेम जैसे यहाँ से x वाली वैल्यूज निकाली वैसे ही y की टर्म्स में। यहाँ देखो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y1। पॉइंट P से अगर देखें तो यहाँ से नीचे का डिस्टेंस कितना है y, और पॉइंट B से अगर नीचे तक देखें तो वो डिस्टेंस कितना है y2, ठीक है। तो यानी कि अब हमें अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस निकाल लें, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा y माइनस y1, y माइनस y1। तो यानी PS की वैल्यू कितनी आ गई y माइनस y1, तो PS की वैल्यू कितनी हो गई y माइनस y1। ऐसे ही अगर BT की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, y2 में से y को माइनस कर दो तो BT की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y। तो BT की वैल्यू क्या आ गई y2 माइनस y। अब सभी की वैल्यूज हमें पता लग चुकी है, और ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ से, इसके अंदर सबकी वैल्यूज पुट कर दो। AP की वैल्यू m1, BP की वैल्यू m2, तो क्या लिखेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू AS की वैल्यू x माइनस x1 अपॉन में PT की वैल्यू x2 माइनस x इक्वल टू PS की वैल्यू y माइनस y1 और BT की वैल्यू y2 माइनस y, ठीक है। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं, सिर्फ इन दोनों को, एक बार y वाली टर्म को छोड़ देते हैं, पहले इन दोनों को। यहाँ से क्या आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 की मल्टीप्लाई x2 माइनस x से इक्वल टू में m2 की मल्टीप्लाई x माइनस x1 से। तो यहाँ से क्या बनेगा m1 x2 माइनस m1 इंटू एक्स करेंगे तो m1 x इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा m2x माइनस m2 इंटू x1 करेंगे तो m2 x1, ठीक है। अब क्या करो, ये m2 x1 वाली टर्म को इधर ले आओ, ये बन जाएगा m1 x2, ये टर्म यहाँ आएगी तो पॉजिटिव, प्लस m2 x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी टर्म है x वाली m2x, तो इस x वाली टर्म को इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस m1x, ठीक है। यहाँ क्या बन गया m1 x2 प्लस m2 x1। इन दोनों में देखो x कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा m2 प्लस m1 x कॉमन, ठीक है। अब m2 प्लस m1 को क्या ले आओ यहाँ पे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m2 प्लस m1 इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। जो मैंने अभी सेक्शन फॉर्मूला बताया था उसके अंदर दो वैल्यूज थी, एक वैल्यू थी x की, एक वैल्यू थी y की। तो x की वैल्यू आ गई ये। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब इस x वाली टर्म को भूल जाएंगे और किसको ले लेंगे m1 अपॉन m2 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y को। अब क्या करेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y।
ठीक है, अब इनके भी क्या करो, सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, m1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल्स टू m2 इंटू y माइनस y1। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल्स टू m2 y माइनस m2 y1। अब यहाँ पे क्या करो, y1 y2 वाली टर्म्स इकट्ठी ले लो और y वाली टर्म्स इकट्ठी, तो ये क्या बन जाएगा, m1 y2, इस टर्म को यहाँ लेके आओगे तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव m2 y1, और यहाँ पे क्या है m2 y, और इस टर्म को ले जाओ इधर तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव m1 y। दोनों में देखो क्या है, y कॉमन, तो y को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, m2 प्लस m1, और यहाँ क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1। अब m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले आओ डिवाइड में, m2 प्लस m1 दैट इज इक्वल्स टू y। तो ये किसका कोऑर्डिनेट बन गया, y का कोऑर्डिनेट, और हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला था वो भी क्या था, x के कोऑर्डिनेट्स इसके इक्वल, y के कोऑर्डिनेट्स इसके इक्वल, तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, सेक्शन फॉर्मूला। किसके इक्वल, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये किसका कोऑर्डिनेट, x का, और जब y के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, यही हमारा इन दोनों डेरिवेशन से आया है। तो अगर आपने 6 चैप्टर कर लिया है तो आप ये डेरिवेशन लर्न कर सकते हो, या फिर अपनी नोटबुक में लिख लो। ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ है। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 7.2, जिसके अंदर हम क्या निकालेंगे, पॉइंट दे रखा होगा हमें P, 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट दे रखा होगा, रेशियो भी हमें गिवन होगी, साथ में हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी गिवन होगी। हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, पॉइंट P के, जिसकी वैल्यूज क्या होगी, x और y। तो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे x के अंदर, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूले को आपको यूज कैसे करना है। ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5। यानी एक 2 पॉइंट्स हैं, एक को नाम देते हैं A और एक का नेम B। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4, -3 और B के 8, 5। ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है ना, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। विच डिवाइड्स, यानी देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, यानी कहीं पे कट कर रहा है। तो मान लिया C पॉइंट है कोई, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता तो x y लेट कर लेते हैं। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो गिवन है 3:1, यानी 3:1, ठीक है। अब हमें क्या निकालने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। कैसे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, x और y की वैल्यू किसके इक्वल, क्योंकि देखो यहाँ पे हम बार बार सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हमें जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सीधा वो लिख देंगे x y, किसके इक्वल आएंगे। अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला किया है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो आपको किसकी पुट करनी है। हम डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते थे, ये होता था x1 y1,
और इसको क्या मान लेते थे x2 y2। सेम यहाँ पे करना है। और ये जो m1 m2 की वैल्यूज हैं ये क्या है, रेशियो, यानी 3 क्या है हमारा m1 और 1 को क्या मान लेंगे हम m2। ठीक है, रेशियो ही था, मैंने आपको बताया था अभी डेरिवेशन में कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो रेशियो यहाँ पे गिवन है 3:1, तो 3 को क्या मान लिया m1 और 1 को m2। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब m1 m2 की वैल्यू है, x1 y1 की है, x2 y2 की है, सारी फॉर्मूले में पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। m1 की वैल्यू है 3 इंटू x2 देखो कहाँ है, ये रहा 8, प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। ऐसे इधर m1 की वैल्यू 3 इंटू y2, तो y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू है -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। ठीक, सॉल्व कर दो, यहाँ क्या है x और y किसके इक्वल, 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन में 4, 3 5 ज़ा 15 -3 इंटू 1 -3 अपॉन में 4। ये x और y एज इट इज किसके इक्वल, 24 प्लस 4 28, 15 माइनस 3 12 बाय में 4 कैंसिल हो रहा है, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा क्या आ गए यहाँ से कोऑर्डिनेट 7, 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू 3, तो टोटल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7 3। तो यहाँ लिख सकते हो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C क्या आगे कोऑर्डिनेट 7 3। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 की स्टेटमेंट देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। यानी एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए बनाया गया है, एक पॉइंट A एक पॉइंट B। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -6 10, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 -8 और उनको एक कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है -4 और 6, इसको हम नेम देते हैं C पॉइंट, किसको डिवाइड कर रहा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि रेशियो बताओ, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी m1 रेशियो m2 बताओ। अब यहाँ पे देखो, हम एक तो हमें ना पहले लेट करना होता है कि लेट रेशियो इज इक्वल्स टू, एक तो हम ले m1 रेशियो m2। ठीक है, अगर हम m1 रेशियो m2 लेके सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा सम काफ़ी लेंथी चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो हम इसको लिख सकते हैं m1, इस m2 को इधर ले आओ नीचे अपॉन m2, रेशियो वाला साइन एज इट इज है, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब m1 अपॉन m2 के लिए हमने एक नेम यूज कर लिया k, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, बार बार m1 अपॉन m2 रेशियो 1 लिखने से अच्छा है कि आप कोई लेटर यूज कर लो। मैंने यूज कर लिया k लेटर और रेशियो 1 एज इट इज। ठीक है, तो आप जब भी रेशियो लेट करोगे ना, तो लेट रेशियो में कभी भी m1 रेशियो m2 मत करना, m1 रेशियो m2 करोगे तो काफी लेंथी समझाएगा। क्या करना, m2 को नीचे ले आओ, m1 अपॉन m2 रेशियो 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं k रेशियो 1। तो आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि k रेशियो 1 हम क्यों लेते हैं। अगर जब हमारे आंसर में k की वैल्यू मान लो, देखो क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, हमारे आंसर में मान लो k की वैल्यू आ जाती है 2/7, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, क्या बन जाएगा 2/7 रेशियो 1। ठीक है,
अब हमने क्या किया था, इस जो m2 था उसको नीचे लेके आए थे, अब इस m2 को वापस अपनी जगह पहुंचा देंगे 2:7। ठीक है, आंसर फाइनल क्या लिखेंगे 2:7, लेकिन हमारा जो सम है वो इजी हो जाए इसलिए हम क्या लेट कर लेंगे k:1 लेट कर लेंगे, ताकि हमारा जो सम है वो इजी हो जाए। इस मेथड से करोगे तो काफ़ी लेंथी सम जाता है, तो हमें क्या लेट कर लेना है, लेट रेशियो k:1। ठीक है, हमें रेशियो क्या लेट करनी है k:1, ये हमने रेशियो लेट करनी है। अब क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी के, किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई की वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ हम लिख देंगे -4 6, ठीक, इज इक्वल्स टू m1 x2। तो यहाँ पे देखो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने रेशियो लेट करी है k:1, यानी जो रेशियो होती है उसी को तो हम m1 मानते हैं और एक को m2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k और m2 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा k, x2 की वैल्यू, अब इनको भी नेम दे दो x1 y1 और ये x2 y2। ठीक, x2 की वैल्यू 3 है, इंटू में 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, इंटू में x1 है -6 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k+1 कोमा, और किसकी अब y की चाहिए हमें, तो m1 की वैल्यू है k इंटू y2 -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू 10 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k+1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या है -4 6 किसके इक्वल 3 इंटू k 3k -6 इंटू 1 -6 अपॉन में k+1 -8 इंटू k -8k प्लस 10 अपॉन में k+1। आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू किसकी है, x के इक्वल होती है, बताया ना कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो x का कोऑर्डिनेट के इक्वल, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल, ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल। यानी हम क्या लिख सकते हैं, -4 इज इक्वल टू दिस एंड 6 इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, -4 इज इक्वल्स टू 3k -6 अपॉन k+1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करेंगे, -4 इंटू k+1 यहाँ आ जाएगा और इधर क्या है 3k -6, क्या बनेगा -4k -4 इक्वल टू 3k -6। अब ये 3k इधर आ जाएगा, -4k -3k इज इक्वल्स टू -6, ये 4 यहाँ चला जाएगा तो प्लस का, ये क्या बनेगा यहाँ से -2 और इधर -4k -3k तो बन जाएगा -7k, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7। अब मैंने क्या बताया था, रेशियो क्या थी हमारी k:1। ठीक है, तो k की वैल्यू पुट करो 2/7 रेशियो 1, 7 नीचे है ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगी 2:7 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल हम आंसर सही करके लिखेंगे, क्यों पहले तो हम m2 को नीचे ले आए थे तभी हमने इसको k माना था। फाइनली जब आंसर देंगे तो इसको प्रॉपर देंगे 2:7 करके देंगे। और यहाँ पे देखो आप यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते थे, मैंने तो x कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दिया, अब y वाले कोऑर्डिनेट्स को भी आपस में इक्वल रख सकते हो, वहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हो, कहीं से भी निकालो आपकी मर्जी है।
तो इस तरीके से आपको अगर रेशियो नहीं गिवन तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके रेशियो भी निकाल सकते हो, और अगर रेशियो गिवन है तो आप कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A and B। यानी एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट A और पॉइंट B को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स 2 - 2, B के कोऑर्डिनेट्स -7 and 4। अब कहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो एक पॉइंट तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे तभी वो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये, इसको नेम दे दिया C, ये D। और ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी इनका जो आपस में रेशियो होगा, डिवाइड करने का रेशियो क्या रहेगा, 1:1:1। ठीक है, तीनों आपस में 1:1, 1:1, 1:1 ऐसे डिवाइड होंगे। ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, 1:1 क्यों लिया हमने, क्योंकि ये क्या है, तीनों इक्वल पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स हैं, इसीलिए क्या है 1:1 में डिवाइड हो रही है। अब C के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं और D के भी निकालने हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे और D के कैसे, तो सबसे पहले देखो हम क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ देखो, हम अगर C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम A और D पॉइंट तो ले नहीं सकते, क्योंकि A और D के बीच में C लाई कर रहा है। तो A और D तो ले नहीं सकते क्योंकि D के कोऑर्डिनेट्स हमें खुद नहीं पता क्या है, तो हम C के कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, A और B कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं और उसके बीच में C निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का याद रखना है कि जो ये 1:1 है ये AC और CD का रेशियो है, ऐसे ही ये 1:1 CD और DB का रेशियो है। अगर मैं लेती हूँ AC के साथ BC का रेशियो, क्योंकि मैं क्या निकाल रही हूँ, देखो यहाँ से अलग से डायग्राम बना के देखो, ये A, ये B और यहाँ पे कोई पॉइंट है C, तो D कोऑर्डिनेट्स तो मैंने लिया ही नहीं क्योंकि इससे तो मैं निकाल ही नहीं सकती। ऐसे निकाल सकती हूँ कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B बीच में लाई कर रहा है C। A के कोऑर्डिनेट्स भी पता है 2 - 2, B के कोऑर्डिनेट्स भी पता है -7 4। और यहाँ रेशियो देखो, ये रेशियो तो है 1, ये तो हमें पता है 1 है। 1 + 1 कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें ये पूरा डिस्टेंस लेना है, इस पूरे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2। तो ये किस में डिवाइड होंगे, 1:2 के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे D पॉइंट लेते तो वो कैसे डिवाइड होता है 1:1 में। लेकिन जब हम पूरा B के साथ ले रहे हैं, जब हम C को B के साथ ले रहे हैं तो वो कैसे डिवाइड हो रहा है 1:2 के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है रेशियो कैसे लेनी है। यहाँ पे रेशियो आप लोगे 1:2 की। ठीक, यानी m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू क्या लोगे 2। तो m1 की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे लिख सकते हो, आपको अगर याद नहीं रहता तो m1 की वैल्यू 1 लेनी है और m2 की वैल्यू आपको क्या लेनी है 2 लेनी है। ठीक, तो कैसे करोगे, m1 की वैल्यू है 1 × x2, अब इसको नेम दे दो x1 y1 और ये क्या है x2 y2, इन दोनों के बीच में निकाल रहे हो। तो m1 × x2 की वैल्यू कितनी है -7 प्लस m2 की वैल्यू 2 × x1 की वैल्यू है 2 अपॉन में m1 + m2 1 + 2। m1 × y2, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -2।
अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा ये, -7 प्लस 4/3, ये आएगा 4 - 4/3, तो 4 - 4 तो 0, 0/3 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। -7 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा ये, -3, अपॉन में है 3, कैंसिल होके आ जाएगा 1, कैसा 1, माइनस का 1, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, -1, ठीक। अब ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, सी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -1, 0, ठीक है। अब हमें निकालनी है डी के, तो आपके पास इसके लिए कई सारे मेथड है। आप या तो जैसे हमने किया ए और बी को लेके डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, कि सी कोऑर्डिनेट को भूल जाओ यहाँ से। अब ए और बी के बीच में डी पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये रेशियो तो 1 ही रहेगी बी डी की, लेकिन ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 1 2 के इक्वल, तो रेशियो बन जाएगी 2:1, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 1। या तो ऐसे कर लो, वरना अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है सी, तो सी और बी को लेके डी के भी निकाल सकते हैं, कि सी बी को ले ले, इसको भूल जाते हैं ए वाले पार्ट को। अब सी बी के बीच में डी पॉइंट है, तो यहाँ पे रेशियो भी हमें सीधी सीधी गिवन है 1:1, क्योंकि इक्वल पार्ट्स है दोनों, तो इसलिए हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हम कहाँ से निकालते हैं अभी हम यहाँ से निकालेंगे BC में से, ठीक है। अब ये m1 m2 की जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे देखो, ये x1 y1 नहीं बनेगा, x1 y1 क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये x2 y2 है, ठीक है। अब यहाँ से हमें किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, डी के, तो डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इक्वल टू किसके इक्वल आएंगे। अब देखो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते हम, इसी फॉर्मूले से वहां पे लिखते जाते हैं वैल्यूज। आप इस फॉर्मूले में देखो m1 x2, m1 की वैल्यू क्या है, ये चलो लिख ही लेते हैं वरना फिर कंफ्यूजन होगी। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। अब यहाँ देखो m1 m2 की वैल्यूज क्या है, m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1, यानी 1 × x2 की वैल्यू देखो, अब x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो x2 की वैल्यू कितनी है -7, प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है -1, अपॉन में m1 प्लस m2 1 + 1, m1 की वैल्यू 1 × y2 की वैल्यू देखो 4 प्लस 1 × y1 की वैल्यू कितनी है 0, अपॉन में 1 + 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा -7 - 1 अपॉन में 2, और ये 4 + 0 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा -8/2, 4/2, कैंसिल, 2 4 = 8, ये 2 2 = 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा -4 2 के इक्वल, यानी अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -4 और 2 आ गए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिख लिया करो। एक पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स 5 - 6, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 - 4। ये पॉइंट है और ए बी लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स के बीच में लाइन सेगमेंट, और इसको कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। y एक्सिस डिवाइड करने का मतलब समझो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यानी y एक्सिस के ऊपर जब आप x की वैल्यू देखते हो, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट देख लो, y एक्सिस पे ये पॉइंट, a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट, y एक्सिस पे कोई पॉइंट देख लो,
अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, x की वैल्यू कितनी लिखूंगी, y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसकी x की वैल्यू कितनी होगी, 0। y के ऊपर कोई पॉइंट हो तो x की वैल्यू 0, और अगर x के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो y की वैल्यू 0 और यहाँ x की वैल्यू 0। बस ये बात याद रखनी है। तो यानी कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट जो a और b को डिवाइड कर रहा है, मान लो c, तो उसकी x की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। यानी y एक्सिस वाला पॉइंट तो मैं दे ही नहीं रखा कि कितने पे लाई कर रहा है वो, लेकिन अगर वो y एक्सिस पे है तो यानी कि x की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 है। ठीक, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आगे c के 0 y। आगे देखो क्या गिवन है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि फाइंड द रेशियो। एक तो रेशियो फाइंड करनी है, तो रेशियो तो हम लेट कर लेते हैं k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये पॉइंट भी निकालना है, ये जो 0 की वैल्यू तो गिवन है यानी कि y की वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज। कैसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c किसके इक्वल, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या है, 0y किसके इक्वल, m1x2। अब m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1, यहाँ लिख लो m1 और ये है m2, ये क्या है x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो, m1 की वैल्यू है k इंटू x2 की वैल्यू है -1 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में m1 प्लस m2 वो तो किसके इक्वल, k प्लस 1। ऐसे इधर k इंटू y2 की वैल्यू है -4 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू है -6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि 0y किसके इक्वल, -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, और ये किसके इक्वल, -4k -6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, x वाली टर्म x वाली वैल्यू के इक्वल, ये y वाली टर्म y की वैल्यू के इक्वल। ठीक है, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल, तो यहाँ से दोनों को इक्वल रखोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। पहले हम x वाले को इक्वल रखते हैं, 0 इज इक्वल्स टू -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -k प्लस 5, माइनस के इधर आएगा प्लस का k हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5, k की वैल्यू 5 आ गई तो रेशियो क्या बन गई, रेशियो क्या बन गई 5:1। ठीक है, ये हमारी रेशियो आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू, तो y किसके इक्वल है, ये रख देंगे, y इज इक्वल्स टू -4k -6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यूज पुट कर दो, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -4 इंटू 5 -6 अपॉन 5 प्लस 1, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 5 4 से 20, माइनस का 20 माइनस का 6 अपॉन 5 प्लस 1 6, ये किसके इक्वल -26 अपॉन 6, कैंसिल करेंगे, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, ये किसके इक्वल आ जाएगा -13/3। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कंप्लीट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके इक्वल,
पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई -13/3। तो ये बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, करते हैं इसका सॉल्यूशन। इफ द पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ये ABCD पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के क्या हैं, वर्टिसेस हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इसके वर्टिसेस क्या है, इसका है 6 1, B के कोऑर्डिनेट्स 8 2, C के 9 4, D के P 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल ड्रॉ करो। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। ठीक, अब यहां से एक बात देखो, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर मैं AC की बात करूं तो ये जो O पॉइंट है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1:1 में। ऐसे ही अगर मैं BD के अंदर बात करूं तो ये जो O पॉइंट है ये BD को किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। ठीक है, रेशियो है। अब आप देखो पूरा AC डायगोनल देखो, AC डायगोनल अगर मैं बात करूं कि अगर मैं जस्ट इसको एक लाइन सेगमेंट मान लूं तो AC के अंदर मेरे पास रेशियो है 1:1। A के कोऑर्डिनेट्स है, C के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ। O के कोऑर्डिनेट्स मान लो हमने मान लिए X और Y, तो मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ। ऐसे ही BD डायगोनल के अंदर देखो B के कोऑर्डिनेट्स हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हैं, रेशियो है और O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ। लेकिन यहाँ एक बात देखो, चाहे मैं AC डायगोनल का यूज करूँ या BD का, पॉइंट तो ये एक ही है, पॉइंट तो ये एक ही है। यानी चाहे BD से निकालो या AC से निकालो, इसके कोऑर्डिनेट्स तो सेम आएंगे। यानी कि यहाँ से हमें क्या बात पता चली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके इक्वल हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल हैं। बट यहाँ देखो दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही है, O पॉइंट। यानी अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार तो हम AC डायगोनल से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और वो कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, BD डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल हो जाएंगे। तो देखो AC से अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू में इसके कोऑर्डिनेट्स का भी सेम यही फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और यहाँ से m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, एक बार AC डायगोनल से कोऑर्डिनेट्स निकालो, एक बार BD डायगोनल से। कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहाँ से इक्वल है, यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट x के इक्वल और y वाला कोऑर्डिनेट y के इक्वल। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएंगी वैल्यूज, देखो निकालते हैं। पहले लो AC डायगोनल, सिर्फ AC डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 और m1 m2 तो 1 ही रहेंगे। किसी भी केस में ले लो, चाहे AC या BD, m1 m2 तो 1 ही रहेंगे। ठीक है, तो m1 m2 की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी। x2 की वैल्यू देखो क्या है 9 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू है 6
अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 1। ऐसे ही y वाले m1 की वैल्यू तो 1, y2 की वैल्यू 4 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 ब्रैकेट। ठीक है, अब बात करते हैं BD डायगोनल। अब इनको देखो, अब ये x1 y1 ना होकर कौन हो जाएगा x1 y1, इसे हम मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। m1 की वैल्यू तो सेम ही है 1, x2 की वैल्यू है p प्लस m2 की वैल्यू तो 1 नहीं है और x1 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 1 प्लस 1। ऐसे ही 1 इंटू y2 की वैल्यू है 3 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू है 2 अपॉन में 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहां से इनको सॉल्व करेंगे। नाइन प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 2। 4 प्लस 1 5 और अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू p प्लस 8 बाय 2, p प्लस 8 बाय में 2 कोमा 3 प्लस 2 बाय में 2 यानी कि 5 बाय 2। ठीक है, हमने बात कही थी कि x वाला x के इक्वल होएगा, y वाला y के इक्वल। देखो y वाला तो y के इक्वल आ रहा है। अब हमें p की वैल्यू चाहिए तो हम x वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख देते हैं, यानी 15 बाय 2 इक्वल टू p प्लस 8 बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 15 इज इक्वल्स टू p प्लस 8 यहाँ आएगा तो माइनस 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू p। 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। और ये हमने कैसे किया, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ o फ्रॉम BD डायगोनल और फ्रॉम AC डायगोनल इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल, तो यानी उनके x वाली वैल्यू x के इक्वल, y वाली वैल्यू y के इक्वल, और x वाली वैल्यू जब हमने x के इक्वल रख दी तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल्स और उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के NCERT सॉल्यूशंस। थैंक यू।